हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्स नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड द्वारा आपका रीट का एग्ज़ाम दोस्तों होने जा रहा है। रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स दोस्तों। और उसके लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो होगा आपका लेवल 1 के लिए होगा। इसमें आपको राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। 150 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। ये जो प्रश्न होंगे आपके वो अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपकी रीट लेवल 1 की परीक्षा हेतु। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। और चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होगा तो साथ ही साथ आप जवाब भी देते चलिएगा दोस्तों। और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने जवाब दोस्तों सही मिले। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। तो इसमें होगा दोस्तों लैंग्वेज 1 होगी, लैंग्वेज 2 होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के दोस्तों 30 नंबर हैं और 30 ही क्वेश्चन होंगे, यानी एक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा। और 2 घंटे 30 मिनट समय होता है दोस्तों। 150 प्रश्न होते हैं, 150 ही आपका मिनट होंगे। तो आइए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कहा जाता है दोस्तों वृद्धि, ग्रोथ। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखिए। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसमें आएगा दोस्तों शक्ति और गति से है। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो है ऑप्शन ए, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए जो है सत्य नहीं है दोस्तों, गलत कथन है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को माना जाता है। तो दोस्तों, कोल व ब्रूस ने जो है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को जो है कोल एवं ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा, याद रखिए दोस्तों। ऑप्शन सी। अगला देखिए दोस्तों कि किस चिंतक ने भौतिक उपयोगिता को महत्व देते हुए प्रयोजनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये किया था दोस्तों जॉन डीवी ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं तो इसमें पाते हैं दोस्तों हम विचलनशीलता और प्रतिमानता, दोनों ही बातें पाते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, दोनों ए और बी। प्रत्येक व्यक्ति में उसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक व्यवहारगत विशेषताओं के कारण जो अंतर पाया जाता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा।
अगला, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः दीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? ये कहा था दोस्तों एल्फ्रेड एडलर ने। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो उसे कहते हैं दोस्तों इद्म। ऑप्शन ए इड होता है दोस्तों, इद्म सेम बात है। इद्म में जो है दोस्तों वासनाएं व दमित इच्छाएं होती हैं, और अहम में क्या होता है, ईगो में यह सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। और परम अहम जो होता है यानी सुपर ईगो, यह इदम और परम अहम के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करते हुए इन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, कोई सा भी आ सकता है पेपर में। तो अगला देखिए, चित्रपूर्ति परीक्षण से बालक की किस प्रतिभा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है दोस्तों सृजनात्मकता का। गिलफोर्ड ने जो है चित्रकूटी परीक्षण को सृजनात्मक परीक्षण का उपाय बताया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। जो मानसिक आयु और वास्तविक आयु जो दे रखी है दोस्तों वो बराबर दे रखी है, यानी 9 साल 9 साल। तो आपको सबको पता है बुद्धि लब्धि यानी IQ निकालने का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु यानी M/A बटा वास्तविक आयु यानी रियल एज गुना 100। तो मानसिक आयु कितनी है दोस्तों, 9 है, वास्तविक आयु भी 9 है, गुना 100। तो उसकी कितनी बच जाएगी दोस्तों, 9 से 9 कट गया, 100। उसकी क्या जाएगी, बुद्धि लब्धि आ जाएगी। तो ये क्या हुई, तो हरमन के अनुसार जो है 90 से 110 तक की बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति औसत बुद्धि वाला व्यक्ति है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? ये देता है दोस्तों ऑप्शन बी, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है, खालिस्तान बच्चों में मूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो किन बच्चों में होती है ये होती है प्रतिभाशाली बच्चों में। ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला है कि निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन डी कि कम बुद्धि रखते हैं। पिछड़े हुए बालक वे हैं जो अपनी सहपाठी से उपलब्धि में पीछे हैं, न कि बुद्धि में। इनमें प्रतिभावान बालक भी हो सकते हैं व सामान्य बालक भी। तो पिछड़े हुए बालकों में दोस्तों कम बुद्धि नहीं होती है, बल्कि उपलब्धि में पीछे होते हैं। ठीक है,
अगला, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, निम्न में कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करने वाला जो है वो है बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला भगोड़ापन। लेकिन संवलीनता जो होती है दोस्तों, वो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? ये देती है दोस्तों न्यूरोटिक व्यय और चिंता से मुक्ति। ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है। अगला, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस समृद्धि को कहा जाता है। इसको कहा जाता है दोस्तों अनुकूलित उत्तेजना। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो ये है दोस्तों टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी होती क्या है? ये होती है दोस्तों इच्छित व्यवहार को बढ़ाने तथा अनिश्चित व्यवहार को घटाने के लिए प्रयुक्त व्यवहार परिवर्तन हेतु तैयार की गई तकनीक कहलाती है टोकन इकोनॉमी दोस्तों। अगला, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? इसे कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों से मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यह अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, जो अध्यापक है वो बच्चों को खोज विधि के माध्यम से सिखाना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, खोज उपागम। खोज उपागम में बालक अपने प्रयासों से सीखता है दोस्तों। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ये दोस्तों परिपक्वता एवं आयु। ठीक है। अगला देखिए,
कि निम्न में से कौन सा बालकों के अध्ययन में सहायक है। दोस्तों ये अनुभव, वातावरण और अभिप्रेरणा तीनों ही सहायक होते हैं बालकों के अध्ययन में। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, किसने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। किसने कहा था दोस्तों ये कहा था हेनरी कोल्डवेल कुक ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। कुक ने ये विचार अपनी पुस्तक प्ले वे में व्यक्त किए दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और फ्रोबेल को खेल विधि का जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। तो ये करता है दोस्तों व्यवहार, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं है ऑप्शन ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, बल्कि आवश्यकता वंचना जो है शारीरिक अवस्था होती है। तो असत्य कथन है ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। तो ये नहीं रखता है दोस्तों ऑप्शन डी, कि विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। यह कथन सहमति नहीं रखता है। अगला देखिए, अगला एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है दोस्तों सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। दोनों ही बातें उद्देश्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। दोनों ए और बी सही है। ठीक है, अगला अधिगम प्रतिफलों का उद्देश्य है। इनका उद्देश्य है अधिगमकर्ता की समझ की व्याख्या करना। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू हुआ। ये लागू हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, अगला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निम्न में से शिक्षक का उत्तरदायित्व है। यह विद्यालय में नियमित उपस्थिति होना तथा समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। दूसरा, आवश्यकता अनुसार बच्चों के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करना। और माता पिता व संरक्षण आदि के साथ नियमित बैठकें करना। तीनों ही शिक्षक का उत्तरदायित्व होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। तो ये थे आपके 30 प्रश्न दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। अब हम आते हैं लैंग्वेज 1 हिंदी पर।
लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 जिसकी भी हिंदी होगी, उन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो गद्यांश दे रखा है दोस्तों, हमें 31 से 35 तक के हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश है कि शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, तो शिक्षा पर जो है ये गद्यांश दे रखा है दोस्तों। उससे आधारित क्वेश्चन आप देखिएगा कि अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है। अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय है दोस्तों अनिष्ट करने वाला, ऑप्शन डी। अनिष्ट मतलब कि बुरा करने वाला होता है दोस्तों अनर्थकारी। ठीक है, मतलब व्यापक शब्द में प्रयुक्त संधि है। ये है दोस्तों यण संधि, ऑप्शन ए। व्यापक जो है आपको बता दें वी प्लस आपक से बना है, तो वह प्लस ई होता है दोस्तों यह। तो यह अगर होता है वह प्लस ई का, तो यह यण संधि होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला शिक्षा प्रणाली शब्द में प्रयुक्त समास है। शिक्षा प्रणाली यानी होती है दोस्तों शिक्षा की प्रणाली, तो इसमें समास है दोस्तों संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला संशोधन में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो संशोधन जो है दोस्तों सम प्लस शोधन से बना है और सम उपसर्ग है इसमें, जिसका अर्थ होता है समान, ऑप्शन सम। ऑप्शन सम वाला जो है इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि प्रणाली शब्द का सही अर्थ है। यहां पर प्रणाली शब्द का अर्थ है परंपरा या पद्धति, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अब आता है दोस्तों दूसरा गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनना है हमें। तो गद्यांश देखिए, मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। तो ये पूरा गद्यांश दे रखा है दोस्तों, इससे हमें क्वेश्चनों के आंसर बताने होंगे। ये पूरा गद्यांश था और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ, यह वाक्य किस काल का है। तो ये है दोस्तों सामान्य वर्तमान का, ऑप्शन ए। जब क्रिया के व्यापार से सामान्य रूप से वर्तमान समय में व्यापार का होना प्रकट हो, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है दोस्तों। ऐसी क्रियाओं में के अंत में ता है, ताहूँ, ती है, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अगला निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। यह है अंतरात्मा, अवश्य भी पुल्लिंग है। किस्सा संकल्प समर्पण पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अंतरात्मा स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हैं अगले पर। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। यह है आत्मा, ऑप्शन सी।
ठीक है दोस्तों। अगला, उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश यानी उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी का किस्सा याद है। रेखांकित पद उन्हें है। रेखांकित पद है दोस्तों उन्हें। तो उन्हें की विशेषता में बतानी है। तो उन्हें जो है दोस्तों एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, मैं कुछ ऐसी बात बता रहा हूं जिसमें खामी लगती है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तित करने पर उपयुक्त शब्द होगा। ये होगा दोस्तों लगता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, संयुक्त वाक्य के बारे में निम्न में से सत्य कथन है। पहला, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। संयुक्त वाक्यों के समानाधिकरण उपवाक्यों में 4 प्रकार का संबंध पाया जाता है। वो 4 प्रकार हैं: संयोजक, विभाजक, विरुद्धदर्शक तथा परिणामबोधक। ये भी बात सही है दोस्तों। संयुक्त वाक्यों में मुख्य उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। ये भी बात सत्य कथन है। तो सही कथन तीनों ही हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है। अगला, संयुक्त वाक्य के बारे में निम्न में से सत्य कथन है। पहला है, संयुक्त वाक्य के मुख्य वाक्यों को समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। और संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य या 2 मिश्र वाक्य या एक सरल व एक मिश्र वाक्य हो सकते हैं। तीनों ही बातें सही हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि वह बूढ़ा आदमी राधा का पति है। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो इसमें है दोस्तों संज्ञा पदबंध। ऑप्शन ए। आगे है, अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। यह नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। अगला, इनमें से किसमें सही योजक चिन्ह नहीं लगाया गया है? ये नहीं लगाया गया है दोस्तों ऑप्शन सी में। ब्रज कृष्ण की लीला भूमि है। दोस्तों इसमें जो योजक चिन्ह है वो लीला भूमि में आएगा, न कि ब्रज कृष्ण में। ठीक है। मतलब प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में निम्न में से किस बात पर बल नहीं देना चाहिए? ये नहीं देना चाहिए व्याकरण ज्ञान पर। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। और वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक कविताओं के शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण विधि है।
ये दोस्तों खंडान्वय प्रणाली, ऑप्शन सी, जिसमें जो है कविता को उचित खंडों में बांट लिया जाता है और पढ़ाया जाता है। अगला देखिए कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। यह है दोस्तों आगमन प्रणाली। आगमन प्रणाली में जो है प्रस्तुत उदाहरणों द्वारा अर्थात विशेष से सामान्य की उदाहरण द्वारा व्याकरण ज्ञान कराया जाता है। याद रखिए दोस्तों। अगला है कि भाषा शिक्षण के किस उपागम द्वारा पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी बनाया जाता है। यह बनाया जाता है एकीकृत उपागम को। ठीक है दोस्तों। मतलब एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है। तो बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना। तीनों ही बातें हैं दोस्तों शिक्षक के रूप में उनका उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला देखिए कि निम्न में से किस दक्षता कौशल के लिए अनुकरण एवं अभ्यास आवश्यक है। तो वैसे तो दोस्तों सभी कौशलों के विकास के लिए अनुकरण व अभ्यास होने चाहिए, लेकिन वाचन कौशल के लिए यह परम आवश्यक है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, यानी बोलना। आगे भाषा सीखने की प्रक्रिया में प्रारंभिक बिंब है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में प्रारंभिक बिंब होता है दृश्य बिंब, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। निम्न अधिगम सामग्री में से चार्ट्स का कौन सा प्रकार सही नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों अनुशासित व तात्कालिक चार्ट। ठीक है दोस्तों। आगे निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पाठ्य पुस्तक है। यह कथन निम्न में से किस वैज्ञानिक का है। यह दोस्तों गुड नामक वैज्ञानिक का। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से बहुमाध्यम सामग्री का महत्व नहीं है। ये नहीं है स्लाइड को सुधारना व पुनः कार्य योग्य बनाना। ये बहुमाध्यम सामग्री का महत्व नहीं है। आगे देखते हैं कि बच्चों के व्यवहार में संबंधित अन्य मूल्यों का मूल्यांकन कब करना चाहिए। ये करना चाहिए दोस्तों जब बच्चे समूह में कार्य कर रहे हों।
आगे है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण से संबंधित विकल्प नहीं है। ये नहीं है, इस परीक्षण से छात्रों की समय सारणी व्यवस्थित हो जाती है। ये उपलब्धि परीक्षण से संबंधित विकल्प नहीं है दोस्तों। आगे देखिए कि समग्र एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता। ये नहीं किया जाता है दोस्तों। इसमें परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। ये कार्य नहीं किया जाता है समग्र एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत। आगे भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। तो यह है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है दोस्तों। आगे छात्रों की विषयगत कमजोरी के बिंदुओं को पहचानना कहलाता है। ऑप्शन आपके नैदानिक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, मूल्यांकन या मापन। तो इसे जो कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं आपके लैंग्वेज 1 यानी हिंदी के प्रश्न कंप्लीट। अब हम आते हैं दोस्तों अंग्रेजी के प्रश्न यानी लैंग्वेज 2 पर। पैराग्राफ दे रखा है दोस्तों, उससे संबंधित हमें प्रश्न छांटने होंगे। प्रश्न है, माउंटेनियरिंग इज नाउ लुक्ड अपॉन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, बट मैन हैव लिव्ड अमॉन्ग्स्ट द माउंटेन्स सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहाड़ों के बारे में पैराग्राफ आपको दे रखा है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। इससे संबंधित हमें क्वेश्चन छांटने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम करेंगे पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न। पहला, माउंटेनियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स बिकॉज। जो पर्वतारोहण होता है वो अलग होता है दूसरे खेलों की। क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ रिस्की एंड डेंजरस, क्योंकि ये खतरनाक होता है। अगला देखिए कि पीपल लिविंग इन द एंडीज एंड द हिमालयाज मेड माउंटेन जर्नीज बिकॉज। जो लोग जो हैं एंडीज और हिमालय पर्वत श्रेणी में रहते हैं, वो पर्वत यात्राएं करते हैं क्योंकि वो उनके सामान्य जनजीवन का एक हिस्सा है। दे हैड टू अंडरटेक देम इन देयर डे टू डे लाइफ। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा। आगे है कि माउंटेनियर्स क्लाइंब एज ए टीम बिकॉज। जो पर्वतारोही होते हैं वो चढ़ते हैं एक समूह में, क्योंकि दे हैव टू रिलाई ऑन ईच अदर फॉर सेफ्टी, क्योंकि उनको एक दूसरे पर आश्रित होना होता है सुरक्षा के लिए। इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं वो एक टीम के रूप में चढ़ते हैं। आगे देखिए कि ब्लैंक द समिट वाज द प्राइज दे ऑल सेट देयर आइज ऑन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज दिस मीन्स।
हमें इसका मतलब बताना है दोस्तों। द समिट वॉज द प्राइज दे ऑल सेट देयर आइज ऑन। तो इसका अर्थ है रीचिंग द टॉप वॉज देयर एक्सक्लूसिव कंसर्न। ऊंचाई पर पहुंचना एक बहुत ही विशिष्ट चिंता होती है किसी पर्वतारोही के लिए। तो ऑप्शन सी इसका जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि टू प्रेस ऑन इन द लास्ट सेंटेंस मीन्स। टू प्रेस ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है टू कंटिन्यू इन ए डेटरमाइंड मैनर, कि दृढ़ निश्चय रूप से कार्य को जारी रखना होता है टू प्रेस ऑन। अगला देखिए, आगे है डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 66 से 70 कि रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पोएम दे रखी है दोस्तों, कविता दे रखी है, उससे हमें क्वेश्चन के आंसर छांटने हैं। कविता का नाम है द लास्ट कॉन्क्यूरर, की अंतिम विजय। कविता है दोस्तों विक्टोरियस मैन ऑफ अर्थ नो मोर प्रोक्लेम हाउ वाइड यूर एम्पायर आर दाउ यू बाइंड इन एवरी शोर। आगे है and your triumphs reach as far as night or day. Yet you proud monarchs must obey and mingle with forgotten ashes when deaths call ye to the crowd of common men. Devouring famine, plague and war, each able to undo mankind. Death's servile imagers are, nor to these alone confined, he hath at will more quaint and subtle ways to kill, smile or kiss. As he will use the art, shall have the cunning skill to break a heart. ये थी आपकी कविता दोस्तों। इससे संबंधित प्रश्न होंगे जो वो हैं मोर क्वेंट एंड सब्टल वेज टू किल, स्माइल और किस एज ही विल यूज द आर्ट, टेल द रीडर दैट द स्पीकर। तो इसमें जो स्पीकर जो है वो डिस्ट्रस ह्यूमन नेचर, ह्यूमन यानी मानव प्रकृति को उजागर कर रहा है इस वाक्य में। ठीक है दोस्तों, अगला द कनिंग स्किल रेफर्स टू। कनिंग स्किल का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है हिडन थ्रेट, यानी कि चोर बरी धमकी। अगला देखिए, मिंगल विद फॉरगोटन एसिज मीन्स। मिंगल विद फॉरगोटन एसिज का मतलब क्या है? इसका अर्थ है डेड पर्सन्स, यानी कि मृत व्यक्ति। अगला है स्टब्टल मीन्स। स्टब्टल का अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका अर्थ है सजेस्टिव, यानी सुझावात्मक। ठीक है दोस्तों, अगला एंड योर ट्रम्पस रीच एज फार एज नाइट और डे। द पोएटिक डिवाइस फाउंड इन दिस वर्ड्स इज ए। इनमें बताना है दोस्तों किस प्रकार का जो है अलंकार प्रयोग किया गया है। तो आप सबको पता है दोस्तों, जब एज आ जाए किसी भी वाक्य में तो वो एक सिमिली होता है, यानी उपमा अलंकार। ऑप्शन बी। ठीक है, एज और लाइक जब वाक्य में आ जाए तो आपको सिमिली अलंकार लिखना है।
अगला डायरेक्शन दे रखी क्या 71 से 70 80 जो है प्रश्न संख्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। सही कथन को हमें चुनना है दोस्तों, सही ऑप्शन को। 71वां है द इंट्रैक्शनल रूटीन ड्यूरिंग स्पीकिंग असेसमेंट इंक्लूड्स ए। तो इंट्रैक्शनल रूटीन होता है बोलने हेतु, बोलने के दौरान, उसमें असेसमेंट में शामिल किए जाते हैं। इसमें शामिल होते हैं नेगोशिएटिंग मीनिंग, टेकिंग टर्न्स एंड अलाउिंग अदर्स टू टेक टर्न्स। ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला रिट्राइव स्किल्स इन राइटिंग आर। किसी भी क्षमता को उजागर करने के लिए लिखने हेतु हमें करना चाहिए डायग्रामिंग एंड समराइजिंग। किसी भी पैराग्राफ को डायग्राम करना या समराइजिंग, उसको सारणीबद्ध करना होता है। ऑप्शन सी। अगला द वैल्यू ऑफ ए वर्ड इन टेक्स्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए वर्ड, एक शब्द की उपयोगिता किसी भी टेक्स्ट में का मतलब होता है। इसका अर्थ है सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इन ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, यानी कि उस पर्टिकुलर यानी विशेष कंटेक्स्ट में उस शब्द की महत्वता होती है, उस शब्द की वैल्यू। ठीक है दोस्तों। द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू, मैकेनिकल ड्रिल्स का यानी मैकेनिकल अभ्यासों का उद्देश्य होता है ये होता है इनक्रीज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमोंग द लर्नर्स, यानी कि किसी भी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, भाषा को उपयोगी करने के लिए अमोंग द लर्नर्स, जो सीखने वाले हैं उनके बीच। ठीक है। अगला एम्फेसिस ऑन इंटरेक्शन एज बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज अंडरलाइज द फिलिंग द ब्लैंक अप्रोच। फिलिंग द ब्लैंक में क्या आएगा दोस्तों? इसका जवाब आएगा कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन डी। यानी कि संप्रेषण अप्रोच के लिए किया जाता है किसी भी लर्निंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। आगे है कि टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रन शुड इंक्रीज देयर, किसी भी भाषा को सीखने के लिए बच्चों को बढ़ाना चाहिए, क्या बढ़ाना चाहिए? वर्ड पावर, अपनी शब्द शक्ति। आगे देखिए, यूजिंग सॉन्ग्स राइम्स एंड गेम्स इन क्लासरूम्स वुड हेल्प द चाइल्ड टू। यूजिंग सॉन्ग्स, गानों का उपयोग, राइम्स का उपयोग, खेलों का उपयोग किसी भी कक्षा कक्ष में बच्चों को सहायता कर सकता है। किस चीज़ को ये कर सकता है? ओवरकम साइनस, शर्म को दूर भगाने के लिए, डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस और रुचि बढ़ाने के लिए, मोटिवेट टू स्पीक और बोलने के लिए प्रेरणा देकर। तीनों ही माध्यमों में, तीनों उद्देश्यों हेतु
सॉन्ग्स, राइम्स एंड गेम्स उपयोगी हो सकते हैं किसी भी कक्षा कक्ष में, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा लोभ दीपो। ठीक है। मतलब कंपैरिजन इन CCE implies that, तो इसमें होता है दोस्तों ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ए चाइल्ड्स पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि सभी पहलू बच्चे के इसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे देखिए दोस्तों कि इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द टेक्स्ट बुक कीजिए। शिक्षण की और अधिगम की प्रक्रिया में एक बुक जो होती है, एक किताब जो होती है, वो एक रिसोर्स बुक होती है, स्रोत बुक होती है, इंस्ट्रूमेंट और टूल होता है बच्चों के लिए, सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, तीनों ही बातें होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ऑल ऑफ दी बुक। आगे है कि कंटिन्यूज इन CC रेफर्स टू, सतत का मतलब क्या होता है किसी भी CC, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो होता है रेगुलरिटी इन असेसमेंट, नियमित रूप से असेसमेंट होना, मूल्यांकन होना, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, रचनात्मक रूप से पृष्ठपोषण होना, फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क, कार्यों की गति होना, तो सभी बातें होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ऑल ऑफ दी बुक। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। विच पेयर ऑफ वर्ड्स हैज द सम साउंड ऑफ द लेटेस्ट अंडरलाइन, दोस्तों सेम आएगा यहाँ पे, सेम साउंड दोस्तों जिसमें यहाँ पे है वो हमें बतानी है। ये है सीरीज एक्सपीरियंस में और ईयर देयर में, दोनों में है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा बोथ ए एंड बी। यानी बोलते वक्त हम किस प्रकार उसको उच्चारण करते हैं, उसको किस प्रकार से व्यक्त कर पाते हैं, वो होती है सेम साउंड। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज डिफरेंट फोनेटिक साउंड एज कंपेयर्ड टू अदर इन द बिगिनिंग, कौन सा जोड़ा है शब्दों का जिसमें फोनेटिक साउंड जो है अलग होती है दूसरों के मुकाबले में। तो आप देखेंगे सैड सीप, यानी सह की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सही है। शेड्यूल श्योर, ये भी सही है। सुगर स्कोलक, ये भी सही है। लेकिन साइंस और सीटी, ये एस से बन रहा है, ये सी से बन रहा है, तो डिफरेंट फोनेटिक साउंड है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू द लेटर्स TH हैव ए डिफरेंट साउंड, डिफरेंट साउंड में बतानी चारों में से किसमें है, बोल के देख लेते हैं। THIC के थिक, थ की आवाज़ आई। THUC दज, द की आवाज़ आई। THRE थ्री की, और THREAT थ की। तो थ की आवाज़ ACD में आई, लेकिन बी में द की आई। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, डिफरेंट साउंड है ऑप्शन बी में। ठीक है दोस्तों, Well, who used the rhyme scheme of his sonnet AB AB BC BC CD CD E E, तो ये करते थे स्पेंसर। ऑप्शन सी।
अगला सोनेट कैन बी डिवाइडेड इनटू, सोनेट होती है वो उनको बांटा जा सकता है किन में, ये बांटा जा सकता है ऑक्टेव एंड सेट सेट में, टू क्वार्टन एंड थ्री ट्रैक्टेट में, और थ्री क्वार्टन एंड टेरेक्ट में। तीनों ही बातों में डिवाइड किया जा सकता है एक सोनेट को, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव। सोनेट को आपको बता दें 14 लाइनें, इसमें 14 पंक्तियां होती हैं सोनेट में। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल एक्जुलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। मॉडल हमें चुनना है दोस्तों। सेंटेंस है जैनी ब्लैंक एबल टू लीव द हॉस्पिटल विद इन 6 आवर्स आफ्टर ही फेल इल सीरियसली। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा दोस्तों ऑप्शन ए वोज, क्योंकि वाक्य जो है सिंपल पास्ट टेंस का है, इसलिए इसमें यूज वाज का प्रयोग होगा। अगला चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। और अब मैं चुननी है दोस्तों सेंटेंस है दिस ईयर वी आर विजिटिंग रिलेटिव्स बट नेक्स्ट ईयर वी ब्लैंक आवर हॉलीडेज एट होम। इसमें आएगा विल बी स्पेंडिंग, ऑप्शन बी। विल बी स्पेंडिंग का प्रयोग होगा क्योंकि पहला वाक्य जो है प्रेजेंट प्लस कॉन्टिन्यूस में है और दूसरा वाक्य नेक्स्ट का प्रयोग होने से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होगा। तो इसलिए ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। तो इसमें इस अलंकार का प्रयोग हुआ है दोस्तों ऑक्सीमोरोन का, ऑप्शन बी। ऑक्सीमोरोन होता है दोस्तों विरोधाभास, याद रखिए। आगे आफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स, इसमें किस प्रकार का अलंकार यूज हुआ है? ये हुआ है दोस्तों मेटाफोर यानी रूपक अलंकार का। अगला देखिए चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है द वाइंड लाइज एस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन। तो इसमें यूज हुआ है दोस्तों पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न, इंग्लिश और हिंदी और बाल विकास शास्त्र के प्रश्न। अब हम आएंगे गणित के प्रश्नों पर। देखिए ज्ञान प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य क्या है? प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य हमें निकालना है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है 8, 9, 10, 12। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विषम संख्या बता देंगे कि 8 पहली विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। ये होंगी दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ये 8 विषम संख्याएं हो गई हैं दोस्तों। और समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो आपका आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होती है। जब हम सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1, 3, 4, 4, 5, 9 और 7, 16 और 9, 25 और 11, 36 और 15। इनको जोड़ देंगे दोस्तों तो ऑप्शन 64 आ जाएगा आपका इनका जोड़। और आंकड़ों की संख्या कितनी है आपकी? ये है दोस्तों 8। तो इनका भाग कर देंगे तो आपका माध्य आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 15 और आएगा दोस्तों। आ गया समझ में? सिंपल सा था, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आगे है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है दोस्तों। यह कथन जो है आपके सामने ऑप्शन है लोक गोस होगबेन लिंड से। तो दोस्तों ये कथन जो है आपका वो है होगबेन का। ऑप्शन सी इसका है जवाब होगा, याद रखिए दोस्तों। ठीक है। अगला 200 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला दे रहे हैं, एक सीधी सी ट्रिक। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है KAHRSLM, यानी काहर सलम। याद रखिएगा, काहर सलम। तो 10 रुपए का जो नोट होता है उसके पीछे होता है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर का मंदिर। 20 रुपए का नोट जो होता है उसके पीछे होता है लोरा की गुफाएं। 50 रुपए के नोट पर होती है हम्पी का रथ। 100 के नोट पर होता है रानी की वाव। 200 रुपए के नोट पर होता है सांची स्तूप। 500 रुपए के नोट के पीछे होता है लाल किला। और 2000 रुपए के नोट के पीछे होता है दोस्तों मंगलयान। तो 200 रुपए के नोट पर क्या हुआ? ये हुआ दोस्तों सांची स्तूप। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला एक याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बता दे रहा हूं दोस्तों आपको, काहर सलम, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला, यदि 6 पाइप किसी टैंक को 120 मिनट में भरते हैं, 6 पाइप हैं दोस्तों, 120 मिनट में भरते हैं, तो 5 पाइप कितने मिनट में भरेंगे? बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक पाइप का निकाल लेंगे। अगर 6 पाइप भरते हैं 120 मिनट में, तो एक पाइप कितने में भरेगा? 120/6 में। और 5 पाइप कितने में भरेंगे? 120/6 गुना 5, इतने में। तो 6 दूनी 12, 20 50 100, 100 मिनट में दोस्तों। ठीक, 120/5 था। ठीक है, 100 इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला देखिए कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन है। यह कथन है दोस्तों गैलीलियो का, ऑप्शन सी। आसान सा था। निम्न में से कोणों का सही क्रम क्या है? तो इसमें है दोस्तों सही क्रम है अधिक कोण सबसे पहले आएगा, उसके बाद ऋजु कोण, उसके बाद प्रतिवर्ती कोण। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ती कोण जो होता है उसका मान होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। अधिक कोण का मान होता है 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। और ऋजु कोण का मान होता है दोस्तों 180 डिग्री। तो सबसे पहले आएगा अधिक कोण, छोटा होता है ऋजु कोण से, और ऋजु कोण छोटा होता है प्रतिवर्ती कोण से, याद रखिए दोस्तों। आगे देखते हैं कि 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर क्या है? तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। तो 3488 है भागफल है, तो भागफल कैसे होता है? 290
गुना 12 प्लस 8, ये आता है दोस्तों इसमें। और 2478 में क्या आएगा, यह आएगा दोस्तों 225 गुना 11 प्लस 3, यह आ गया दोस्तों। तो मैं बताना कि इनके शेषफल में कितना अंतर है। तो शेषफल आपके सामने है दोस्तों, 8 इसका शेषफल और 3 इसका शेषफल, 8 में से 3 गया, 5 इसका जवाब आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आसान सा था। अगला, जब किसी छात्र के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है मैं योग करूं या व्याकरण। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि तो इस तरह के प्रश्नों में दोस्तों बच्चों को छात्र संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पाता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे देखिए कि निम्न संख्या को दशमलव रूप में लिखें। दशमलव रूप में हमें बतानी है दोस्तों। तो आपको दे रखी ये संख्या 90 प्लस 9 कितना होता है, 99 होता है, लिख लेंगे। प्लस 9/10 कितना होता है दोस्तों, 0.9 होता है। 9/1000 कितना होता है, ये होता है दोस्तों 0.009 होता है। प्लस 9/10 1,00,000 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 0.00009। तो हमें जोड़ देना सिर्फ से सिंपल सा है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा 99.90909। ठीक है, आसान सा था दोस्तों। आगे गणित में सीखने के प्रतिफल क्यों विकसित किए गए हैं। क्योंकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित करने के लिए गणित में सीखने के प्रतिफल विकसित किए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, आगे व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे दोस्तों, और दे भी रखा है कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो है, यानी कि सीपी जो है वो है 90 रुपये। लाभ क्या है, यानी प्रॉफिट जो है वो है 10% का। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है दोस्तों सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बटा 100। ये होता है दोस्तों किसी भी विक्रय मूल्य को निकालने का फॉर्मूला। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, ये है दोस्तों हमारे पास 90 गुना 100 प्लस प्रॉफिट है 10 का ही, तो 110 हो गया दोस्तों, 110 बटा 100। ये काट लेंगे दोस्तों, 0 से 0, 0 से 0, 11 नियम 99। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 99 रुपये। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी। आसान सा था। अगले 144 के सभी संभव गुणखंडों का जोड़ कितना होगा। तो 144 के गुणखंड कौन कौन से हैं दोस्तों, ये है 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 और 144। ये हैं दोस्तों 144 के सारे गुणखंड, और इनका जोड़ हमें सीधा सा करना है। तो जोड़ इनका जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 403। ठीक है दोस्तों, आसान सा था। अगला, दिए गए चित्र में कोण x का मान बताइए। इसका मान हमें बताना है दोस्तों कोण x का। तो इसमें दे रखा है हमें
86 डिग्री और 50 डिग्री। और आप सबको पता है कि एक लाइन पर खींचे गए कोणों का मान जो होता है वो होता है 180 डिग्री टोटल। तो क्या कर लेंगे हम, इसका मान x है तो x प्लस 86 प्लस 50 इजिकल टू क्या होगा 180। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 44 डिग्री। तो x का मान कितना है 44 डिग्री, ऑप्शन है इसका जवाब होगा। ठीक है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि का सीधा सा फॉर्मूला है, आपको क्या करना है 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100 कर देना है, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो एक्स वाई हमारे पास दोनों 10 ही हैं, दोनों का वर्ग है तो दोनों की भुजाएं समान हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा दोस्तों 21%। तो कितने प्रतिशतों की वृद्धि होगी 21% की, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। तो इसमें जो है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। आगे 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं तो सीधा सा फॉर्मूला लगाना है आपको, 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकाल लेना है, लघुत्तम स्वावर्त है। लघुत्तम स्वावर्त आएगा दोस्तों आपका इसका 504 सेकंड। तो वही आपका जवाब है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। गणित से प्राप्त ज्ञान की विशेषता है, तो यह सटीक, स्पष्ट और क्रमिक तीनों ही है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, परोक्ष भी। ठीक है। आगे है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वेयर है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वेयर है, तब m प्लस n संख्याओं का औसत कितना है। तो m संख्याओं का औसत दे रखा है दोस्तों n स्क्वेयर और n संख्याओं का औसत दे रखा है m स्क्वेयर। तो हमें क्या निकालना है, m प्लस n संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो ये कितना होगा, ये होगा दोस्तों m गुना n का स्क्वेयर प्लस n गुना m का स्क्वेयर बटा m प्लस n। तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा दोस्तों अंत में वो आएगा दोस्तों mn। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। औसत आपको पता है दोस्तों कैसे निकाला जाता है, दोनों संख्याओं का ऊपर जोड़ और नीचे जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं वो। ठीक है। अगला, दिए गए विकल्पों में गतिविधि है। ये है दोस्तों बच्चों का अन्वेषण में लगना, ऑप्शन सी जो है दोस्तों, जब बच्चे काम में लग जाते हैं तो ये गतिविधि के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे की, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। मूलधन हमें बताना है दोस्तों, हमारे पास क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है कितना है 640। हमारे पास क्या दे रखा है, दर दे रखी है, दर है दोस्तों 8% और समय दे रखा है 5 वर्ष। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। तो ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय।
ये आ जाएगा हमारे पास मूलधन दोस्तों। इसका सोल्यूशन आएगा 1600 रुपये। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, 3 चीज़ दे रखी थी, एक निकालनी थी। अगला है, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। तो हमारे पास प्रश्नाकृति ये है दोस्तों, मोड़कर किस आकृति को बनाया जा सकता है, तो वो है ऑप्शन ए। ठीक है। अगला, रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय क्या है। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, रेलगाड़ी का प्रस्थान समय 6:14 है और गंतव्य तक पहुंचने में लगा समय 13 घंटे 48 मिनट है। और 12 घंटे बाद समय कितना होगा, ये होगा दोस्तों 6:14 PM। ठीक है, सुबह 6:14 AM थे और शाम को कितने हो जाएंगे, 12 घंटे के बाद 6:14 PM। और कितने घंटे बच गए फिर, ये बच गए दोस्तों 1 घंटा 48 मिनट। तो इसमें 1 घंटा 48 मिनट और जोड़ देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, जवाब आएगा दोस्तों आपका 8:02 PM। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय होगा रात के 8:02 PM। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान 5821, 8521, 2851 और 1285 क्रमशः है। तो दोस्तों 5821 में है 5000, 8521 में है 500, 2851 में है 50 और 1285 में है स्थानीय मान 5। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। आगे, यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, माना संख्या मैंने मान ली x और प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, 4/5 भाग यानी 4x/5 माइनस, और कितने अधिक है, 3x/4 इजिकल टू 8। तो इसमें सीधा सा फॉर्मूला लगा के हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, 16x - 15x/20 इजिकल टू 8। तो x/20 आ जाएगा दोस्तों और इजिकल टू आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। तो वह संख्या क्या है, 160। ठीक है। अलग, शिक्षक को गणित विषय की कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। तो ये संभालना चाहिए अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों का एक साथ समूह बनाना, जिससे वे एक दूसरे से सीख सकें। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है दोस्तों। ठीक है। अगर यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल बाग 40 है तो सफेद बाग क्या है। तो लाल बाग, मान लीजिए कुल बाग जो है दोस्तों वो x है, मान लिया x है। तो लाल बाग दे रखा है हमें 40 और 40 का बाग कितना है, यानी लाल का बाग कितना है 1/2, यानी कि x/2 जो है वो है 40 के बराबर। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 80 आ गई। और हमें पूछना क्या है, तो सफ़ेद बाग क्या है। तो सफ़ेद बाग का कितना है 1/8। तो 80/8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो सफ़ेद बाग कितना है 10 है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है।
अगला श्री एक्स के पास 55,600 रुपये हैं। उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। फिर उसने 57,986 एक संस्था को दान कर दिए। पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब एक्स के पास धन बराबर है, तो एक्स के पास धन जो है दोस्तों वो है 55,600 रुपये। निवेश से प्राप्ति हुई कितने की? 8 गुना, यानी 8 गुना कितना हो जाएगा? गुना 8 कर देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 44,800। ठीक है, नहीं कि 4,44,800 रुपये। और संस्था को दान कितने की है? 57,986, 57,986। ठीक है, तो इसमें से हम घटा देंगे दोस्तों ये 86 वाला पार्ट, तो हमारे पास बच जाएगा 3,86,814 रुपये, ये बच गए। तो निवेश पर प्राप्त कितना हुआ दोस्तों? उसको 1/3 कह रखा है, तो 1/3 इसका कर देंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों 1,28,938 रुपये। तो ऑप्शन है इसका जवाब होगा। आसान सा था बिल्कुल। ठीक है, आगे देखिए, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह कोण सदैव न्यून कोण होता है, ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, आगे 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है? तो व्युत्क्रम 2/9 का कितना होगा दोस्तों? 9/2 होगा। और इसका क्या होगा? 7/10 का 10/7 होगा। उनका योग कर देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास? 83/14 जाएगा। और इनका व्युत्क्रम कितना होगा? 14/83 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ? ऑप्शन ए। ठीक है, आसान सा था। आगे 25,000 रुपये का 7 वर्ष का साधारण ब्याज 1,750 रुपये है। ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक होती तो ब्याज कितना मिलता? तो मूलधन हमें दे रखा है दोस्तों कितना? 25,000 रुपये। ठीक है, और समय दे रखा है 7 वर्ष और ब्याज दे रखा है 1,750। तो इससे मैं मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 के हिसाब से ब्याज निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। 3 चीज़ें में दे रखी है, मूलधन, समय और साधारण ब्याज। तो इससे क्या निकालेंगे? दर निकालेंगे। तो दर हमारी आ जाएगी दोस्तों 1%। ठीक है, और अब दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? 2% वार्षिक बढ़ी है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। अब हमारे पास दर कितनी हो गई? 3% हो गई। तो ब्याज कितना होगा? मूलधन हमारे पास मूलधन गुना दर कितनी है? 3% हो गई दोस्तों, 3, और समय कितना है? 7 ही होगा बटा 100। तो इसका सॉल्यूशन करते हमारा जवाब आ जाएगा, जवाब आएगा दोस्तों 5,250 रुपये, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान सा था, एक सीधा सा फॉर्मूला है। साधारण ब्याज जो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है, याद रखिए। ये थे आपके गणित के प्रश्न। अब आएंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। 121वां है, बर्फ में धसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ये लाया जाता है दोस्तों प्रोब, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, शिक्षा में तकनीकी का आविर्भाव किससे हुआ है? ये हुआ है भौतिकी व इंजीनियरिंग से। आगे है, पाठ्यपुस्तक विधि का गुण है। तो यह है दोस्तों छात्रों में अध्ययन की निपुणता में वृद्धि होना, पाठ्यपुस्तक विधि का गुण है।
आगे राजस्व संबंधी मामलों में जिले का अंतिम या सर्वोच्च अधिकारी निम्न में से कौन होता है? यह होता है दोस्तों जिला कलेक्टर, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे सब एक के लिए और एक सब के लिए विभावना पर आधारित कृषि पद्धति है। यह है दोस्तों सहकारी कृषि, ऑप्शन ए। सहकारी कृषि पद्धति के अंतर्गत एक संस्था या संगठन बनाकर कृषि की जाती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य अपनी भूमि का स्वामी होता है, परंतु कृषि कार्य सम्मिलित रूप से संपादित किया जाता है। यह पद्धति जो है दोस्तों एक सबके लिए और एक सबके एक के लिए की भावना पर आधारित है। आगे देखिए कि शिकायतकर्ता को न्यायालय या आयोग को जो राहत दिलवा सकता है उनमें से प्रमुख हैं। यह है विवादास्पद सामान में सुधार करवाना और उपभोक्ता को होने वाली हानि या आस्ति की क्षतिपूर्ति दिलवाना। दोनों बातें हैं तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ए व बी दोनों। आगे प्रकृति में जल निम्न में से किस अवस्था में मिलता है? ये मिलता है ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में मिलता है। उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे देखिए कि सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के अनुसार अध्यापन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अध्यापन का मुख्य लक्ष्य जो है दोस्तों वो है छात्रों में सामाजिकता के गुणों का विकास करना, ऑप्शन बी। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों। अगला, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 88। आगे, मैदे और घी से निर्मित वह मिठाई जो राजस्थान के सांबर कस्बे की प्रसिद्ध है, कौन सी है? यह है दोस्तों फीणी, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं कि विद्यालयों में छात्रों के अंदर सामाजिक चेतना, राष्ट्रभक्ति, कलात्मकता तथा पर्यावरण चेतना के विकास के लिए निम्न में से किस शिक्षकोत्तर क्रियाकलापों का आयोजन किया जाना चाहिए? ये किया जाना चाहिए बागवानी का, पर्यटन का और चित्रकला प्रतियोगिता का, तीनों का किया जाना चाहिए आयोजन। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे निम्न में से उपभोक्ता शोषण का कारण नहीं है। यह नहीं है उपभोक्ताओं का संगठित होना, ये उपभोक्ता शोषण का कारण नहीं है। आगे देखिए दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की सबसे ऊपर केसरिया पट्टी किसका प्रतीक है? यह दोस्तों शक्ति का, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरी रंग की हरी पट्टी होती है दोस्तों। केसरिया शक्ति का, सफ़ेद शांति का और हरा समृद्धि का प्रतीक है, याद रखिए दोस्तों।
मतलब तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो इसका जवाब है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी के कारण तारे पूर्व से पश्चिम में दिखते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बूंदी जिले में स्थित काकी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों महारानी आली ने। काकी जी की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध इंद्रगढ़ बूंदी स्थित जल स्थापत्य का निर्माण महारानी आली ने करवाया था। वह गढ़ के अधिपति सरदार सिंह की पत्नी थी दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है, कजली तीज कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कजली तीज जो है दोस्तों, इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, और इस दिन महिलाएं चंद्रमा व उसकी पत्नी रोहिणी की पूजा करती है। वह चंद्रमा को अर्घ देकर ही उपवास तोड़ती हैं। ठीक है, मेरा कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। आगे देखिए कि राजस्थान की प्रथम वन नीति का निर्माण किस वर्ष में हुआ? ये हुआ था दोस्तों 2010 में। राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई। इसके अनुसार जल के कुल भूभाग के 20% भाग पर वनों की आवश्यकता प्रतिपादित की गई दोस्तों। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ये लागू हुआ था 1986 में। ठीक है दोस्तों, आगे मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सबसे अच्छी किस्म है? ये होती है दोस्तों एपिस मेलिफेरा। ठीक है, मतलब बालक के लिए प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का ज्ञान कराना आवश्यक है, क्योंकि इससे प्रारंभिक स्तर से ही छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे देखिए, कृत्रिम गैस निर्माण शिक्षण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? तो कृत्रिम गैस निर्माण शिक्षण में सर्वप्रथम निर्माण की आवश्यकता, विधि व उपयोग का वर्णन व्याख्यान द्वारा दिया जाएगा। तत्पश्चात प्रदर्शन द्वारा विधि समझाई जाएगी। अतः इसे हेतु संभाषण प्रदर्शन विधि समीचीन रहेगी। तो ऑप्शन ए इसका जवाब हो दोस्तों, संभाषण प्रदर्शन विधि। आगे है, यूज प्राथमिक स्तर से विज्ञान का अधिगम क्षेत्र है। यह परिवेश के सजीव जगत, पदार्थ है ऊर्जा और प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता,
तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। उपरोक्त सभी जो है उस प्राथमिक स्तर से विज्ञान का अधिगम क्षेत्र है। आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये नहीं है अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन हेतु प्रोत्साहित करना। यह परिणाम शिक्षण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। आगे है कि एक हाथ में घोड़ो एक हाथ में गधो है। कहावत का अर्थ है इसका अर्थ है भलाई बुराई दोनों मनुष्य के साथ हैं। ठीक है दोस्तों। अगला, समुद्र में वृत्त ज्वार कब उठता है। ये उठता है दोस्तों पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन। आगे, बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने हेतु मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो ये होती हैं दोस्तों 5। कौन कौन सी होती हैं। त्वचा, जीभ, नाक, कान और आंखें। आगे, पर्वतारोही काला चश्मा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं। बर्फ की चकाचौंध से बचने हेतु। आगे, संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है। ये रहता है दोस्तों परिवार के मुखिया का। ऑप्शन सी। और 150वां प्रश्न देखिए दोस्तों कि दहेज से विप्राय है। इसका अर्थ है विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन वह वस्तु में कहलाता है दहेज। ठीक है। तो ये जी दोस्तों आपका रीट लेवल 1 के लिए प्रैक्टिस है तो होता है कंप्लीट। अगर आपको इन 150 प्रश्नों में से किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ जो है दोस्तों आपको मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।